Hello everyone and welcome back to our channel. Today in this session we will discuss about some of the very important MCQs from the NEET and AIMS point of view from the chapter number 7 of class 12, that is evolution. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. The very first question is artificial selection to obtain काउ यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट्स, यानी कि काउस के अंदर जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो रहा है सो दैट कि वो काउस जो हायर मिल्क हैं उसको प्रोड्यूस करवा सकें। तो ये इस टाइप का आर्टिफिशियल सिलेक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, दैट इज डायरेक्शनल, एज इट पुशेस द मीन्स ऑफ कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन. The artificial selection will shift the peak in one direction, that is, the cow yield higher milk. Whereas in the disruptive selection, both the extreme traits are selected. Therefore, option number B is the correct answer. Next question is, the principle of competitive exclusion was stated by, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, दैट इज G.F. Gause. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोबायोन्स, सेकेंड स्टेटमेंट इज सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, सी ऑप्शन इज synthesis of organic polymers, and the last option is formation of DNA based genetic system. तो आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है जिसके थ्रू जो लाइफ है उसका ओरिजिन हुआ हो. द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, दैट इज फर्स्ट इज स्टेटमेंट 2, देन स्टेटमेंट 3, देन स्टेटमेंट 1 and at last statement 4. The explanation of this question is the primitive reducing atmosphere of the earth was rich in water vapors, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen and hydrogen. The UV light, high temperature and lightning served as a source of energy for the chemical reactions between the above mentioned gases to form the simple organic compounds such as sugar, amino acids, fatty acid, glycerol and nucleotide. These simple organic compounds were washed from the atmosphere to oceans through rain. They served as monomers for formation of complex organic compounds in ocean. This was followed by the assemblage of organic polymers to form the probiont. And here the RNA serves as the first genetic material which was then replaced by the DNA as later is the most stable and less reactive. यानी कि जो सबसे पहले जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था हमारे अर्थ के ऊपर उसके अंदर वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद थे. अब यहाँ पे जो यूवी लाइट है, हाई टेम्परेचर है और जो लाइटनिंग हुई उसने एक एनर्जी के सोर्स के जैसा काम किया और फिर यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हुई इन गैसेस के बीच में और उससे कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड न्यूक्लियोटाइड्स बने. फिर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने ये एटमॉस्फेयर से ओशन के अंदर आ गए रेन की वजह से और यहाँ पे उन्होंने मोनोमर्स की फॉर्मेशन करते हुए जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर फॉर्मेशन ले ली और इनके बाद में यहाँ पे असेंबलेज हुई इन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की और इनसे प्रोबायोन्स बने. यहाँ पे जो RNA है दैट इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसने सर्व किया एज अ फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल और इसको RNA को बाद में रिप्लेस किसने किया? DNA. क्योंकि ये जो DNA है ये उससे ज़्यादा स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द chronological ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट इज,
यानी कि आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है ह्यूमन एवोल्यूशन का। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, दैट इज रामापेटिशियस, देन ऑस्ट्रेलियोपेटिशियस, देन होमो हैबिल्स एंड एट लास्ट होमो इरेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in Hardy-Weinberg equation, the frequency of heterozygous individual is represented by, यानी कि जो हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन है उसके अंदर जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को कौन रिप्रेजेंट करता है? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, दैट इज 2pq. Here the Hardy-Weinberg equation is p square plus 2pq plus q square and it is equals to 1. Here the p and q represents the individual allele frequency. Therefore, p square is the frequency of homozygous condition represented by p, whereas the q square is the frequency of homozygous allele represented by q, and this 2pq is the frequency of heterozygous individuals. So the correct answer is D, that is 2pq. Next question is the genetic drift operates in, यानी कि जो genetic drift है वो normally कहाँ होता है? The correct answer is answer number C, that is small isolated populations. The genetic drift is basically a change in allele frequency in a population from generation to generation. This occurs due to the change of chance event. Although the genetic drift happens in a population of all the sizes, its effect tends to be stronger in smaller population. So the correct answer is small isolated population. यानी कि जो genetic drift है वो एलिल फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज है किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर जो कि जनरेशन टू जनरेशन होगा, और ये एक बाय चांस इवेंट की वजह से होता है। अब चूँकि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो किसी भी पॉपुलेशन के साइज़ के अंदर आ सकता है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनालोगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ, यानी कि जो एनालोगस स्ट्रक्चर्स हैं वो किस चीज़ का इफेक्ट हैं? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। हियर द होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर द एनाटॉमिकली डिफरेंट but perform the similar functions and hence are a result of convergent evolution. It occurs when the two groups of largely unrelated organisms are exposed to a very similar environment and develop similar habitat to survive. यानी कि जो एनालोगस स्ट्रक्चर हैं ये एनाटॉमिकली तो सिमिलर होते हैं लेकिन इनके जो फंक्शन हैं वो अलग अलग होते हैं और इसी वजह से ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द विंग्स ऑफ अ बर्ड, यानी कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर होमोलोगस है बर्ड्स के विंग्स से? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, दैट इज फ्लिपर्स ऑफ व्हेल। हियर before we discuss about this answer, we should know what are the homologous structures or the homologous organs. The structures which are similar in their morphological but different in function, यानी कि वो organs जिनका जो structure है वो तो similar है लेकिन उनका जो function है वो अलग अलग है। The flippers of whale and the wings of bird has the similar morphology but differ in their function according to their species as well as habitat where they live in। यानी कि जो फ्लिपर्स हैं वेल के और जो बर्ड्स के विंग हैं वो सिमिलर है मॉर्फोलॉजी में यानी कि स्ट्रक्चरली, बट उनका जो फंक्शन है वो अलग अलग है और वो डिपेंड करता है उनकी स्पीशीज़ और जो उनकी हैबिटेट है यानी कि वो एरिया जहाँ पे वो रहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग डिफ़र करता है।
The next question is, a population will not exist in the Hardy-Weinberg equation if. The correct answer is answer number B, that is individual mate selectivity. The Hardy-Weinberg principle is also known as the Hardy-Weinberg equilibrium model, theorem or the law. It states that allele and genotype frequencies in a population will remain constant from generation to generation in the absence of other evolutionary influences. These influences include the mate choice, mutation, selection, genetic drift, gene flow, and the meiotic drives. Because one or more of these influences are typically present in the real population, the Hardy-Weinberg principle describes an ideal condition against which the effect of these influences can be analyzed. Therefore, जो पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करती है वो है इंडिविजुअल मेट सेलेक्टिविटी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन द लैंड. द एक्सोस्केलेटन इज द करेक्ट आंसर because the insects are small in size and hence they are subjected to constant threat from the surrounding. For example, if the environment is dry, the body of insect can easily become dry. Arthropods, including insects, used to live in the marine environment. Some of them migrated to the land and diversified to a large variety of insects that are living now successfully. One reason for this successful evolution is the land-based evolution of the insect is the development of exoskeleton. In contrast, the other animals like mammals, bird, etc. have an internal bone structures. The insect body is prevented from drying due to the presence of exoskeleton made up of chitin. Hence, the option number D, that is exoskeleton, is the correct answer. The next question is, which of the following has the smallest brain capacity? यानी कि ह्यूमन एवोल्यूशन के टाइम पे किस स्टेज पे ह्यूमन की जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो सबसे ज़्यादा कम थी? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, दैट इज होमो हैबिल्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are analogous structures? The correct answer is answer number C, that is wings of bird and the wings of pigeon. Next question is the forelimb of cat, lizard used in walking, forelimbs of whale used in swimming, and the forelimbs of bat used in the flying are the examples of. यानी कि कैट के फोरलिम्स और लेजार्ड के जो कि वॉकिंग में काम आ रहे हैं, वेल्स के फोरलिम्ब वो स्विमिंग में काम आ रहे हैं और जो बैट के फोरलिम्स हैं वो फ्लाइंग के लिए काम में आ रहे हैं. ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हैं? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन्स. बिकॉज द होमोलोगस ऑर्गन आर दोज ऑर्गन्स which have similar origin but perform different functions. The forelimb of cat, lizard used in walking, forelimbs of whale used in swimming, and the forelimbs of bat that are used in flying are the example of homologous organ. The next question is the atmosphere of the earth just before the origin of life consists of. यानी कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था लाइफ के ओरिजिन से पहले, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद थी? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, दैट इज H2, NH3, CH4 and water vapors. The atmosphere of earth before the origin of life was strongly reducing, that is without free oxygen. At higher temperature, the free atoms combined to form the molecules and simple inorganic compounds. The hydrogen, oxygen, carbon and nitrogens
could not exist in free states and thus compound the variously either among themselves or like CH4, NH3, H2 and the H2O vapors. तो जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का लाइफ के ओरिजिन से पहले वो कैसा था? वो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो फ्री ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट नहीं थी। जब हाई टेम्परेचर मिला तो उससे जो फ्री एटम्स थे उन्होंने कंबाइन किया और उनसे मॉलिक्यूल्स बने और फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए इन्होंने आपस में या फिर अलग अलग तरीके से अपने आप को कंबाइन करके कुछ मॉलिक्यूल्स बना लिए, जैसे कि CH4, NH3, H2 and H2O vapors. Therefore, C is the correct answer. Next question is, the wings of the bird and the wings of the insect are, यानी कि जो बर्ड्स के विंग हैं और जो इंसेक्ट के विंग्स हैं वो किस चीज़ का एग्जाम्पल हैं? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर C. दैट इज they are the example of analogous structures and represent the convergent evolution because the analogous structures are present in organisms of unrelated species but serves the similar function. They are the proof of the convergent evolution. Since the wings of the bird and the insect both help in flight, they are the analogous structures. Therefore, the correct option is option number C. यानी कि जो होमो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं वो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि अनरिलेटेड स्पीशीज़ के होते हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन है उन ऑर्गन्स का वो सिमिलर होता है और ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब चूँकि जो बर्ड्स के विंग हैं और जो इंसेक्ट के विंग्स हैं उन दोनों का अल्टीमेटली फंक्शन क्या है कि वो फ्लाइट में हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए वो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड द आई ऑफ कैट shows the different pattern of structure yet they perform similar function. It is an example of, यानी कि जो आई है ऑक्टोपस की और जो कैट की आई है वो डिफरेंट पैटर्न शो करती हैं स्ट्रक्चर्स में, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो सेम है या फिर सिमिलर है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर C. दैट इज analogous organs that are evolved due to the convergent evolution. The organs which are structurally dissimilar and functionally similar are called as analogous organs. They lead to the convergent evolution, that is, in different organisms, structural modification in an organ is due to the similar habitat. Example, the eye of octopus and the eye of cat are structurally different but they perform the same function of vision or sight. Thus, the option number C is the correct answer. यानी कि वो ऑर्गन्स जो कि स्ट्रक्चरली तो एक दूसरे से डिफरेंट हैं लेकिन उनका फंक्शन सिमिलर है उनको हम एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं और ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की तरफ लीड करते हैं। और जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आई है ऑक्टोपस की और जो आई है कैट की वो क्या है, स्ट्रक्चरली तो अलग अलग हैं लेकिन उनका जो फंक्शन है वो सेम है। और वो क्या फंक्शन है? विजन का, यानी कि वो देखने के काम में आ रही है उनके। Therefore, C is the correct answer. Next question is, according to Darwin, the organic evolution is due to. The correct answer is answer number B. That is interspecific competition. यानी डार्विन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है वो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होता क्या है। द इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन is a form of competition in which
The individuals of different species compete for the same resource in an ecosystem, while the intraspecific competition involved the organisms of same species. In the interspecific competition, the individuals of different species having similar requirements like food, air, water, and shelter, etc. For this, they compete with each other. Darwin proposed the model of interspecific competition as the motive force of organic evolution. This model is derived its explanatory power from the fact that different organisms have similar in the industrial and the social complementary of which many characteristic features could be grasped and compared with the biological phenomena without the formal demonstration or the proof. यानी कि जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है ये एक इस टाइप का कंपटीशन है जिसके अंदर अलग अलग स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेम रिसोर्स के लिए compete करते हैं। वहीं जो इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन होता है उसके अंदर वो इंडिविजुअल्स जो कि सेम स्पीशीज़ के हैं वो एक दूसरे के साथ फूड या फिर अलग अलग रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है वो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम may be distributed by. The correct answer is answer number D, that is lack of random mating. यानी कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो टेंडेंसी है जेनेटिक इक्विलिब्रियम को बनाए रखने की वो किस चीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, तो वो रैंडम मैटिंग की कमी की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। The Hardy-Weinberg principle provide the mathematical framework of genetic equilibrium. The genetic equilibrium describe the condition of an allele or genotype in a gene pool, such as a population where the frequencies does not change from the generation to generation. The genetic equilibrium describes a theoretical state that is the basis of determining whether and in what ways the population may derive from it. यानी कि जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया था जेनेटिक इक्विलिब्रियम के लिए। ये जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम था ये एलेल की कंडीशंस को डिस्क्राइब करवा रहा था किसी भी जीन पूल में यानी किसी भी पॉपुलेशन में जहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है जनरेशन से लेके अलग अलग जनरेशन तक। Therefore, the correct answer is lack of random matting. The next question is the process by which organisms with the different evolutionary history evolves similar phenotypic adaptation in response to a common environmental changes is called. The correct answer is answer number B, that is convergent evolution. In the evolutionary biology, the convergent evolution is the process whereby the organisms not closely related are independently evolve similar traits as a result of having to adapt to the similar environment or the ecological niche. यानी कि जो evolutionary biology है उसके अंदर convergent evolution एक इस टाइप का प्रोसीजर है जहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड नहीं हैं और वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व होते हैं, उनके सिमिलर ट्रेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो सिमिलर है और इसी की वजह से उनके जो ट्रेट्स हैं वो भी सिमिलर होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इवोल्यूशनरी पैटर्न characterized by a rapid increase in the number of kind of closely related species is called. यानी कि वो evolutionary pattern जो कि characterize किया जाता है किसी भी rapid increase of number के जब कोई भी closely related species grow होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? The correct answer is answer number C, that is
adaptive radiation. The adaptive radiation is a developmental example described by a fast increment in the number of shots of formally related species. A case of versatile radiation is the advancement of well-evolved creatures after the eradication of dinosaurs. Therefore, the answer number C, that is adaptive radiation, is the correct answer. Next question is the Darwin fringes shows. The correct answer is they are the classical example of adaptive radiations. An adaptive radiation is defined as an event in which lineage rapidly diversifies with the newly formed lineage evolving different adaptations. The next question is a vestigial organ in man is. The correct answer is answer number C, that is vermiform appendix. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेस्टिगल ऑर्गन्स होते क्या हैं. The structures that are present in an organism that has lost all or most of its original function in a course of evolution are called as the vestigial organ. यानी कि वो स्ट्रक्चर जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हैं लेकिन उनका जो मेन फंक्शन है वो ख़त्म हो चुका है एवोल्यूशन के ड्यूरेशन में, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिगल ऑर्गन्स बोलते हैं. इन ह्यूमन्स द वेस्टिगल ऑर्गन इंक्लूड द मसल्स ऑफ ईयर, द विजडम टीथ, द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, द कोकाइक्स, बॉडी हेयर्स and the semilunar folds in the cornea of eye. Therefore, the C option, that is vermiform appendix, is an example of vestigial organ in man. The next question is the ship in which the Darwins travelled was. यानी कि वो शिप जिसके अंदर डार्विन ने ट्रैवल किया था उस शिप का नाम क्या था. The correct answer is answer number B, that is Beagle. And the most appropriate correct answer is HMS Beagle. On December 27, 1831, the Charles Darwin went on board HMS Beagle. For 5 years, the naturalist traveled around the world in the 90-foot long and the 24-foot wide three-mast ship. That was HMS Beagle. तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs थे एवोल्यूशन चैप्टर से. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.